ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना चाहिए, लेकिन इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त है वो किस तरह से खाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही ईद कुर्बान आती है और अस्पतालों में रश बढ़ जाता है, लोग जो है वो धड़ाधड़ गोश्त खाते हैं। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही कसाई गोश्त बनाता है फ़ौरन से पहले उसको उठाया जाता है और ख़ातून खाना जो है वो कलेजी बन रही है, गोश्त भुना जा रहा है, उसको मुनासिब टाइम के लिए इंतज़ार भी नहीं किया जाता कि गोश्त से मुकम्मल तौर पर जो है वो जिसे कहा जाता है कि ठंडा हो जाए या फिर उसमें से प्रॉपर जो है वो ब्लड ड्रेन हो जाए। मतलब किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया जाता, बस खाने पे जोर होता है। ये तमाम चीज़ें ह्यूमन हेल्थ के लिए कितनी डेंजरस हो सकती हैं, बात करेंगे जी। डॉक्टर सलमान काज़मी हमारे साथ मौजूद है जो कि माहिर हैं अमराज मैदा। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि बेहतरीन तरीका ईद वाले दिन गोश्त के इस्तेमाल का क्या है? देखिए जी, बेहतरीन तरीका ये है कि गोश्त को आप फ्रेश का फ्रेश जो है इस्तेमाल करें, और अगर आपने उसे फ्रीज भी करना है तो उसे प्रॉपरली फ्रीज करें ताकि वो खराब ना हो। ये ना हो कि आपके इलाके में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो, आपके फ्रीजर में इतनी गुंजाइश ना हो और आप फ्रिज में भी गोश्त रख दें और फिर उसके बाद बार बार लोड शेडिंग हो रही हो, उससे गोश्त खराब हो जाएगा। और उसके बाद जब आप उसे खाएंगे तो आप मैदे की बीमारियों का शिकार हो सकती हैं, पतले खाने लग सकते हैं, आपको उल्टियां आ सकती हैं, बुखार हो सकता है। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको एक तरीके से बनाएं और साथ साथ इस्तेमाल करें। प्लस ये कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और इस तरह की जो गरम मसाले, मिर्चें, ये चीज़ें जो हैं गोश्त में कम से कम इस्तेमाल करें ताकि मैदे की जो बीमारियां हैं जिसमें खट्टे डकार हैं, बदहजमी है और मैदे में तेजाबियत है, इसका आप शिकार ना हो। और ठीक। उसके अलावा गोश्त को एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप अक्सर देखते हैं कि ईद के दूसरे दिन, पहले दिन शाम को और तीसरे दिन लोग पतले खानों के साथ, उल्टियों के साथ अस्पतालों का रुख करते हैं। ये इसलिए भी होता है कि बाज लोग गोश्त को पूरा पकाते नहीं है और वो कच्चा रह जाता है, और कच्चा गोश्त थोड़ा बहुत पका हुआ थोड़ा सख्त होता है, वो खा लेते हैं उसे, जिसकी वजह से गैस्ट्रो का शिकार हो सकते हैं, वो कॉलरा हो सकता है उन्हें। तो गोश्त को अच्छी तरह पका के खाएं। बिल्कुल कच्चा गोश्त जो है वो इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और उसके अलावा जो गुर्दों के मरीज हैं, जो जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और उसके अलावा जो कई और ऐसी जैसे काले यरकान के मरीज हैं, उन्हें चाहिए कि गोश्त बहुत इतदाल से इस्तेमाल करें। खासतौर पे नमक लगा हुआ गोश्त जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नमक का ज्यादा इस्तेमाल उनके अंदर ब्लड प्रेशर की स्पाइक का बायस बन सकता है। और उसके साथ खासतौर पे जो लोग काले यरकान के मरीज हैं वो भी इस बात का खास ख्याल रखें कि जो बड़ा गोश्त जो है वो काले यरकान के मरीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उन्हें गनूदगी हो सकती है और इस तरह वो एक जो है कौमे में जा सकते हैं। सही। उसके अलावा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कॉन्गो वायरस से मुतल्लिका है, क्योंकि जब भी आप जब भी आप बकरा खरीदें तो आप उसके कान वगैरह लाजमी चेक करें कि उसमें कोई चिच्चड़ वगैरह तो नहीं है। यहाँ एक्चुअली रिवाज है कि लोग बकरे को कान से पकड़ते हैं और उसको कान से पकड़ के कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। बच्चे भी बकरे को या गाय को सीधा कान को हाथ डालते हैं। इसलिए कान को प्लीज उसके छोड़ दें, उसकी रस्सी गले में डालें और उसके जरिए उसको पकड़ें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कानों पे चिच्चड़ लगे हुए हों बकरे के, तो उसके जो टिक्स हैं उससे कॉन्गो वायरस फैल सकता है। और हर साल ईद कुर्बान पे 1 या 2 केस मुल्क में सामने आते हैं कॉन्गो के। सही। और वो तभी होता है कि जब जो बकरे के वो चिच्चड़ थे वो आपको काट लें और आपके खून में कॉन्गो वायरस चला जाए, या कसाई आप और बकरे को ज़िबा करते हुए उसको टक लगाया और आपके हाथ पे टक लग गया है तो उसका खून आपके खून के साथ मिक्स हुआ है, तो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक। इसलिए खासतौर पे ऐसे जानवर को जिसपे चिच्चड़ है या टिक्स है, उसको ज़िबा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि उसके अंदर कोई वायरस ना हो कॉन्गो का, जो कि इस तरह ट्रांसमिट हो रहा हो। ठीक। और डॉक्टर दूसरी साहब, चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये करना चाह रही थी कि जैसे ही ईद कुर्बान मोस्टली घरों में ये कोशिश होती है कि सुबह के वक्त ही जानवर की कुर्बानी की जाए, उसे ज़बह करवाया जाए। जैसे ही जानवर ज़बह होता है फ़ौरन से पहले जो है वो खातून खाना जो है वो मसाला शसाला तैयार होता है, जल्दी से कलेजी बनती है और उसको फ़ौरन से पहले पकाने की कोशिश की जाती है। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो जानवर का गोश्त है उसको कितनी देर के लिए ज़बह होने के बाद साइड पे रखना चाहिए और उसके बाद पकाना चाहिए? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कुर्बानी का गोश्त है, ख़ासतौर पे कलेजी की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों का सुबह फाका होता है, बहुत सारे लोग उसको रोज़ा भी कह रहे होते हैं,
तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के ही फर्स्ट मील आप कलेजी लेते हैं और साथ में वो पूरी भुनी हुई होती है, मसाले वाली होती है, वो कितनी मिकदार में लेनी है, किस तरह से खाना है कि वो हमें फायदा पहुंचाए, नुकसान नहीं? ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पॉइंट उठाया। गोश्त को टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी देर में उसको गोश्त को धो के प्रॉपर बनाएं ताकि उसके अंदर जो खून ना रह जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको कितनी देर में पका रहे हैं। मतलब आप उसको 1 घंटे में भी पका सकते हैं, 2 घंटे में भी पका सकते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रॉपर धोएं, उसके अंदर खून ना हो। उसके बाद जब उसे पकाएं तो प्रॉपर पका के खाएं, यानी कि कच्चा ना हो वो। और उसके साथ साथ आप अगर इसे बहुत सारा गोश्त है आपके पास और आप उसे प्रिजर्व कर रहे हैं तो आप उसे संभाल लें बेशक, और उसके बाद उसे फ्रीजर में डाल दें, मगर प्रॉपर फ्रीज करें। ये ना हो कि कभी कच्चा हो, कभी पक्का हो, कभी उसे बाहर निकाल लें और कभी उसे अंदर डाल दें। एक दफा उसे प्रिजर्व करें तो फिर उसके टेम्परेचर सही हो और उसके बाद वो फ्रीज हो जाए, फिर उसे बेशक 1 महीना 2 महीना आप संभाली रखें तो उसे कुछ नहीं होगा। सर ये सुबह सुबह जो उसके अलावा सुबह सर ये जो हम कलेजी खाते हैं, ये कितनी मिकदार में खानी है? ज्यादा खाएंगे तो सीधा आपके पास हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे या फिर हम डाइजेस्ट कर जाएंगे? देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी गोश्त खाएं आप 1 पाव से ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें। हर साल ईद पे ऐसे भी लोग आते हैं जो गले में हड्डी फंसा के आते हैं, यानी कि वो इतनी तेजी से गोश्त खाते हैं कि वो हड्डियां भी खा जाते हैं और कई दफा वो खुराक की नाली में फंस जाती है और कई दफा इधर फंस जाती है, फिर उसे कैमरा डाल के अंदर से निकालना पड़ता है गोश्त को, वो हड्डी को। और ऐसे हर साल 8-10 केसेस आते हैं। उसके अलावा ईद कुर्बान पे लोग वन व्हीलिंग बहुत ज्यादा करते हैं और लोगों को ये एक शायद पुलिस की तरफ से चालान नहीं होते पहले 2 दिन ईद के, तो उस वजह से लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो मेरी आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि ये चालान ना करने वाला फार्मूला प्लीज अमल ना किया जाए इस पे, ताकि जो लोग हैं इनको अपना जो है वो मतलब इनकी ट्रैफिक का कंट्रोल बेहतर रहे और डबलिंग ट्रिपलिंग ये ना कर सकें और एक बहुत ज्यादा जो है ये एक्सीडेंट्स ना हो ईद के मौके पे। ठीक, डॉक्टर साहब कितने % केसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं ईद के दिनों में बीमारियों के, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हाई हो, बीपी हाई हो या फिर पेट की मुख्तलिफ बीमारियां हैं जैसे आप गैस्ट्रो का जिक्र कर रहे थे, कितने % पेशेंट की तादाद बढ़ जाती है? देखिए जी, ईद के ऊपर तमाम सरकारी अस्पताल बंद होते हैं, उस वजह से प्राइवेट अस्पताल तमाम बंद होते हैं तो रश सरकारी अस्पतालों पे होता है, इसीलिए मरीजों की तादाद में काफ़ी इजाफा होता है और रश देखा जाता है इमरजेंसीज में, क्योंकि छोटे प्राइवेट क्लिनिक वगैरह सारे बंद होते हैं और बड़े अस्पतालों की तरफ ही ज़्यादातर रेफरल होता है पेशेंट्स का। सही। हार्ट पेशेंट, कोलेस्ट्रोल जिनका हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं? किस मिकदार में उन्होंने गोश्त का इस्तेमाल करना है? और जो आपने 1 पाव बताया है, अब देखने वाले ये सोच रहे हैं कि एक बार 1 पाव खाया, 2 घंटे के बाद फिर 1 पाव खा लेंगे, या फिर ये पूरे दिन की आपने कैलकुलेशन बताई है हमें? ये जी मेरा ख्याल है कि पूरे दिन की तो नहीं, चलो आप दिन में आधा किलो भी खा सकते हैं, मगर इससे ज्यादा ना प्लीज खाएं, क्योंकि एकदम मैदा इतनी गोश्त खाने का आदी नहीं होता और वो साथ इसके सलाद और जो बाकी जो है ना वो जो दीगर लवाजमात हैं जैसे फ्रूट चाट और इस तरह का थोड़े फ्रूट्स भी लें ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। उसके अलावा जो गोश्त है उसको बड़ा तरीके से वो इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि जो एक मैदे की जो अमराज है उससे बचा जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ईद के बाद वो पेट की बीमारियों के साथ, मैदे की बीमारियों के साथ और दीगर चीज़ों के साथ अस्पतालों का रुख करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आता है। ठीक, डॉक्टर साहब कोई ख़ास उम्र के लोग, बच्चे, बूढ़े या फिर ख़वातीन या मर्द हजरात की कोई स्पेसिफिक तादाद होती है या फिर हर उम्र के, हर जेंडर के पेशेंट आपके पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं? देखिए जी, ये जो है ना अपना उम्र जो है वो मेरा ख्याल है कि इतना स्पेसिफिक नहीं है, मगर ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे होते हैं, प्रॉब्ली क्योंकि ख़वातीन शायद गोश्त पकाते हुए भी खा लेती हैं और उसके बाद उसे बाद में भी खा लेती हैं, जिस वजह से बीमार ज़्यादा ख़वातीन होती हैं और अस्पतालों में रश भी ख़वातीन का ज़्यादा होता है। बंदे भी होते हैं और एक्सीडेंट्स की एक बड़ी तादाद होती है जो कि हमें नज़र आती है ईद के दिन और ईद के दूसरे दिन। बहुत ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बाइक्स की वजह से होते हैं और जब भी पुलिस ने इस मामले पे पहले नोटिस लेके एक्शन लिया है और जनरल होल्ड अप लगाया है तो एक्सीडेंट्स हमेशा कम हो जाते हैं। लास्ट टाइम छोटी ईद पे भी ईद के पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स आ रहे थे, हमने इस बात को हाईलाइट किया तो ईद के दूसरे दिन एक्सीडेंट्स की तादाद कम हो गई थी, क्योंकि पुलिस ने बेतहाशा नाके लगा दी और डबल सवारी करने वालों को या ट्रिपलिंग करने वालों को पकड़ पकड़ के
उनकी मोटरसाइकिलें बंद करना शुरू कर दी। उसके साथ ही लोग जो हैं वो उनको ये याद आया कि उनको जुर्माना भी हो सकता है, और इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट तक कि ईद पे जुर्माने ना खत्म किए जाए बल्कि डबल कर दिए जाए। मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब से मैं बात कर रही हूँ गोश्त के हवाले से, ईद के हवाले से, और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने ये जिक्र किया है क्योंकि वो उस जगह पर होते हैं जहाँ पर उनको पता है कि सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो किस चीज़ के रिपोर्ट हो रहे हैं। मुसलसल वो बता रहे हैं कि एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि सड़कें भी खाली हो जाती हैं, ओवर स्पीडिंग भी शुरू हो जाती है, लोगों को लगता है। और इसी सूरत हाल में जब हमें लगता है कि कोई किसी तरफ से नहीं आ रहा, हम भी स्पीड में जा रहे होते हैं, दूसरी साइड से आने वाले के जहन में भी यही होता है कि कोई मतलब सड़कें खाली हैं, तो वो जो एक्सीडेंट होते हैं यकीनी तौर पर सीवियर होते हैं। और बिल्कुल सिटी ट्रैफिक पुलिस को एक्टिव होना चाहिए ताकि बिल्कुल भी मनचलों को इजाज़त ना मिले, ना ही वन व्हीलिंग की, ना डबलिंग ट्रिपलिंग करने की, और ना ही रोड्स को जो है वो कोई सर्कस गाह बनाने की। डॉक्टर साहब अब मुझे ये बताइए कि ये जो गोश्त का खाना है ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा, इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो होगा कि हॉस्पिटल में आप तक पहुँच जाएंगे, आपने कहा वॉमिट हो जाएगी, पेट में दर्द, गैस्ट्रो के साथ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। इसका सर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है कि लॉन्ग टर्म भी कोई बीमारी, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? देखें जी, जो लॉन्ग टर्म इसके असरात हैं वो डेफिनेटली हो सकते हैं, मगर वो तब होते हैं कि जब आप कच्चा गोश्त इस्तेमाल करें और जानवर को कोई बीमारी हो, जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट या कोई और ऐसी चीज़ हो जिससे एक मरीज का आपके जिगर में सिस्ट बन सकती हैं कच्चा गोश्त खाने से, और आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। ये वैसे रूटीन में इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, मगर अगर आपको ये मैं फिर कहूँगा कि अगर किसी को गुर्दों की कोई बीमारी है या काला यरकान है या कोई और ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अपना आपको एक एहतियात की ज़रूरत है, तो लाजमी डॉक्टर के मशवरे से गोश्त का इस्तेमाल करें। क्योंकि ख़ासतौर पे यूरिक एसिड ज़्यादा वाले भी, अगर मैं पॉइंट आउट करना पहले नहीं किया कि जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा है वो भी एतदाल से गोश्त खाएं। कसाई वगैरह खसूसी एहतियात करें। कॉन्गो वायरस को बिल्कुल एक भी केस मुल्क में सामने नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ी सी लोग एहतियात करेंगे, प्लस लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ मंडियों में डिप्यूटेड हैं कि जानवरों को चेक करें। उनको चाहिए कि ऐसे जानवर जिनके चिच्चड़ हैं या जिनको कोई बग्स हैं वो उनको अलग करवा दें, या उनको कहें कि इनको मतलब दूसरे जानवरों से आइसोलेट करनी है। इनको कुर्बानी के वक्त जब इनकी कुर्बानी करते हैं तो थोड़ा एहतियात का मतलब काम एहतियात से करें घर वाले और कसाई, ताकि जो कॉन्गो वायरस ना फैल सके और एक भी केस मुल्क में सामने ना आए कॉन्गो का। सही। डॉक्टर साहब अगर जानवर बीमार है या फिर उसको अंदरूनी तौर पे कोई मसला है, कोई इस तरह का इशू है, तो वो भी क्या ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़तरनाक होगा? क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं, बल्कि ये सुनते हैं कि जब एक स्पेसिफिक दर्जा हरारत पे खाना पक जाता है और हम उसको इतना भूनते हैं तो उसमें सारे जरासीम सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इज इट राइट कि सब खत्म हो जाता है, या फिर बीमार जानवर या कोई इशू होगा तो वो इंसान में भी ट्रांसफ़र होगा? देखिए जी, जो कच्चा गोश्त होगा उसके जरिए ट्रांसमिट हो सकता है। जब गोश्त पूरा पका हुआ होगा, प्रॉपर फ्राई हुआ होगा, आग पे बनाया हुआ होगा, कभी उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जो भी खाना आग पे बना हुआ होगा और प्रॉपरली पकाया गया होगा उससे कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। ये बात असूली तौर पे और वैसे भी हमेशा याद रखें कि बीमार उस चीज़ से होते हैं जैसे दही है या जो दूध दही की चीज़ें हैं या ऐसी चीज़ें जो आग पे बनाई हुई नहीं हैं, उनको खाने से आपको पेट के इन्फेक्शन और बीमारियां होती हैं। ऐसा खाना जिसको आग पे आधा घंटा एक घंटा पकाया गया है, उसको खाने से आपका बहुत कम चांस है कि आप बीमार हो, क्योंकि सारे जरासीम, सारे वायरसेस जो हैं वो जलकर खत्म हो जाते हैं और साफ हो जाते हैं। सही। डॉक्टर साहब देखने वालों को मैसेज क्या देंगे बड़ी ईद के हवाले से? देखिए जी, मेरा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि इतदाल से खाना खाएं ताकि बीमारियों से बच सकें, और कोशिश करें कि जितनी भी जो गोश्त की प्रोडक्ट्स हैं उनमें नमक मिर्च का इस्तेमाल, मसालों का इस्तेमाल कम से कम रखें ताकि आपको मैदे की जलन और तेजाबियत का शिकार ना हो। उसके अलावा कच्चा गोश्त खाने से जो पूरा बना हुआ नहीं है बिल्कुल 100% परहेज करें, क्योंकि अगर आप कच्चा गोश्त खाएंगे तो पतले पखाने, लू और इस तरह उल्टियाँ, बुखार, इसके साथ आपको अस्पताल आना पड़ सकता है। कोशिश करें कि एक टाइम पे एक पाव गोश्त से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा और आपको अस्पताल आना पड़ेगा। खासतौर पे दूध दही का इस्तेमाल जो है गोश्त के साथ लाजमी करें, और कॉन्गो वायरस से खसूसी तौर पे एहतियात करें, खासतौर पे कसाई और दीगर लोग। और प्लस मेरी पुलिस चीफ से रिक्वेस्ट है, आईजी साहब से भी, कि आप जनरल होल्ड अप लगाएं ताकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ईद पे कम से कम हो और लोग ईद पर खुश रहें अपने घरों में, बजाय इसके कि वो टांगे बाजू तोड़वा के अस्पतालों का रुख
करें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि सोडास का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर हम मसाले वाले खाने खाते हैं और उसके बिल्कुल साथ जो है वो हम सोडा बहुत ज़्यादा पीते हैं, चर्बी वाला गोश्त खाते हैं, ठंडे सोडे का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए और एक वो जो गोश्त की गर्मी है उसको मैनेज किया जा सके। सर, इज़ इट ओके सोडे का इस्तेमाल करना, या वो भी डेंजरस है गोश्त के साथ? देखिए, ये सोडे के इस्तेमाल की ऐसा कोई गुंजाइश या जरूरत नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा बहुत कोई करे तो ठीक है, मगर ये नहीं कि 10 की 10 बोतलें दिन में एक किलो गोश्त खाएं फिर 1 किलो ऊपर से पूरी बोतल सोडे की पी लें, फिर 1 किलो गोश्त खाएं फिर एक सोडे की बोतल पी लें। ये हाजमे को बैलेंस करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। असल में सोडे की जरूरत ही आपको तब पड़ती है जब आप बेतहाशा मिर्चें लगा हुआ और मसाले डला हुआ गोश्त खाएंगे। अपने घर में खवातीन को समझाएं कि वो गोश्त के अंदर नमक तो हल्का जरूर इस्तेमाल करें या काली मिर्च इस्तेमाल करें, मगर लाल मिर्चों से और गर्म मसाले से परहेज करें ताकि घर के बाकी लोग भी वो गोश्त खाकर सेहतमंद रहें। हमने अब जितने भी अपने जानने वाले हैं सबको यही कहा है कि आप गोश्त को पकाएं ही ऐसा कि उसको खा के आपको अस्पतालों का रुख ना करना पड़े। और ये एक इबादत है, ऑब्वियसली इसको लोगों को चाहिए कि इसका बड़ा एहतराम करें और एक इत्तेदाल, ये ईद पे इस किस्म के ड्रिंक्स लेने और इस तरह कि मशरूबात लेने का फायदा नहीं है। तो इत्तेदाल से खाएं और उसको सेलिब्रेट करें ईद को। ठीक है, और बहुत जो गोश्त शुक्रिया। एक्स्ट्रा बच जाता है वो गरीब लोगों को दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान काज़मी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप हमें बता रहे थे कि किस तरह से आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है ताकि आप सेहतमंद भी रहें, ईद को एंजॉय भी करें और डॉक्टर से और अस्पतालों से भी बच जाएं। और ये जो बार बार मसाले की बात हो रही थी ना, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि नमकीन गोश्त का बहुत ट्रेंड होता है, उसमें बस थोड़ा सा नमक इस्तेमाल होता है और बाकी कोई मसाले, कोई एक्स्ट्रा ऑयल कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन कुकिंग मेथड है कि आप ईद भी इंजॉय करते हैं और डॉक्टर से भी बच जाते हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद टॉपिक्स पे बात हो।